हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे लर्निंग स्टाइल की थ्योरी की, बट जो हमारी थ्योरी है उसका नाम है स्टर्नबर्ग मॉडल। तो इनकी जो ट्रायर्किक थ्योरी है, यानी जो त्रिबुद्धि सिद्धांत हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो कुल मिला के इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए। हालांकि इनका जो ये मॉडल था वो लर्निंग स्टाइल के अंदर नहीं आता है, लेकिन इन्होंने जब कुछ बुक्स में कहा कि जो है बुद्धि की बात की, इन्होंने इंटेलिजेंस की बात की, तो उस बेसिस पे हम मान लेते हैं कि इन्होंने लर्निंग स्टाइल में थोड़ा सा सहयोग या सपोर्ट किया था। तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे। हालांकि इनकी जो ये थ्योरी है वो लर्निंग स्टाइल से, यानी जो अधिगम की शैलियां हैं उससे मेल नहीं खाती, उससे बहुत अलग है, क्योंकि इन्होंने बुद्धि की बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है, ना कि लर्निंग स्टाइल्स की। तो आइए हम लोग फटाफट से डिस्कस करते हैं। और ये जो थ्योरी है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग की। तो जो इनका ये मॉडल है वो लर्निंग स्टाइल के अंदर नहीं आता है, मतलब अधिगम की शैलियों के अंदर नहीं रखा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1977 में एक बुक लिखी जिसका नाम था थिंकिंग स्टाइल। इसमें इन्होंने बात की है जो हमारी कॉग्निटिव डायमेंशंस है, यानी जो ज्ञानात्मक कह सकते हैं आयाम है, यानी सोचने के जो तरीके हैं, जो जो साझा करने के, हम कह सकते हैं जो भी हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब हमारी कॉग्निटिव जो भी प्रोसेस हो रही है, मतलब मानसिक रूप से हम कैसे लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन्होंने अपनी इस बुक में बताई। इसीलिए इनका ये जो मॉडल है उसको हमने लर्निंग स्टाइल के अंदर रखा है, क्योंकि हम लर्निंग स्टाइल में भी देखते हैं सीखने के तरीकों को। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बच्चा मानसिक स्तर पर कैसे सोचता है, कैसे लॉजिक लगाता है। कुल मिला के ये बात करते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने इस बेस पे बात की कि मतलब अगर लॉजिक लगा रहा है तो उस समय बच्चे के मन में क्या चल रहा है ना। तो इन्होंने इस बेस पे काम किया कि अगर कोई लॉजिक भी लगा रहा है, कोई सोच रहा है या तरीका उसका अलग है सीखने का, तब भी तो वो मन में कुछ सोच रहा है ना। तो इन्होंने कई सारे प्रैक्टिकल किए और उस बेसिस पे इन्होंने कई सारे चरण भी बताए कि जो सोचने की जो प्रोसेस है, जो बुद्धि है हमारी, वो कैसे वर्क करती है या कैसे काम करता है। जो सोचने, जो कॉग्निशन है, जो संज्ञान है हमारा, वो कैसे वर्क करता है। उस बेसिस पे हम बात करें तो 1985 में भी इन्होंने एक बुक दी बियॉन्ड आईक्यू की। उसमें इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, मतलब आलोचनात्मक जो सोच है, या हम कह सकते हैं आलोचनात्मक ढंग से सोचने के रूप में हमारी जो बुद्धि में देखती है चीजों को, अलग अलग भागों में डिवाइड करके, अलग अलग हिस्सों में बांट के देखते हैं हम किसी भी चीज को, और समझते हैं, जानते हैं उसको, हर प्रोस्पेक्टिव में उसका हर एक पक्ष देखते हैं। ये क्या हमारे संज्ञान करता है, ये चीज है ना। हमारी जो अंदर की जो मेंटल, जो हमारी लेवल है, जो मेंटल प्रोसेस चल रही है, वो हर एक चीज को डिवाइड करके उस पर क्रिटिकल थिंकिंग लगाता है, या हम कह सकते हैं आलोचनात्मक ढंग से सोचता है। ये सब बातें इन्होंने की अपने, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, जो मॉडल इन्होंने पेश किया था। तो कुल मिलाके जो हमारे स्टर्नबर्ग थे वो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, यानी संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने कहा, जैसे ये स्टेजेस की बात नहीं करते थे, ये भी अडल्ट और चाइल्ड को एक जैसा मानते। जैसे जीन प्याजे थे, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लेवल दिए थे, स्टेजेस दी थी, बट इनका मानना ये था जो चाइल्ड होते हैं और जो अडल्ट होते हैं, मतलब जो जवान है, जो बच्चे हैं, वो कोई अलग अलग नहीं है। मतलब जो उनका सोचने की, जो थिंकिंग की प्रोसेस है, वो बिल्कुल सेम है, और उनका डेवलपमेंट भी बिल्कुल एक जैसा ही होता है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग। तो ये जो थे, मेन पर्पस इनका क्या था, इंटेलिजेंस था। लेकिन हम इनको लर्निंग स्टाइल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने टाइप बताए हैं बुद्धि के, कि बच्चा यानी उसके जो कॉग्निशन, यानी जो संज्ञान करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो अलग है। क्योंकि हम लर्निंग स्टाइल में भी देख रहे हैं ना कि बच्चे के सीखने के तरीके अलग हैं। तो इन्होंने बुद्धि, मतलब लॉजिक कैसे लगा रहा है, कैसे सीख रहा है, अलग अलग, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो है, जो सीखने का यानी लॉजिक लगाने का जो तरीका है बच्चों का या किसी व्यक्ति का, वो कुछ चरणों से होके गुजरता है। यानी इन्होंने सबसे पहले बात की कूट संकेतन की, यानी इनकोडिंग की। कुल मिला के ये इनकोडिंग के अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने कहा कि जब हम सोसाइटी, समाज में रहते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, क्या करता है, सूचनाएं लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है। और इंफॉर्मेशन जब हम किसी व्यक्ति से लेते हैं या आसपास की चीजों से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इनकोड करते हैं, यानी उसको पहचानने की कोशिश करता है हमारा जो ब्रेन है। अगर हमने आसपास अपनी चीजें देखी हुई हैं या हम चीजों को देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम इनकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। अगर हमारे सामने नई प्रॉब्लम आई है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहा है हमारा ब्रेन। ठीक है, वो प्रोसेस में लग जाता है अपने आप ही। फिर हम क्या कर रहे हैं, इन्फरिंग कर रहे हैं। इन्फरिंग में क्या है, अनुमान लगा रहे हैं। मतलब अगर हमारे सामने कोई समस्या या कोई
प्रॉब्लम आई है तो सबसे पहले हम उसकी पहचान कर रहे हैं कि हम इसे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये माइंड में हमारे क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर हम उस पर अनुमान लगाते हैं, इन्फरिंग करते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्योंकि हम लगातार क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस चल रही है, फिर हमने क्या किया, मैपिंग की, यानी व्यवस्था की। व्यवस्था का मतलब है जब हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, हम पहचान रहे हैं उस समस्या को, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग का मतलब है हमारे पास जो पहले के एक्सपीरियंस है उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो क्या कर रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे पास नई समस्या आई है उस समस्या को अपने पहले जो मेरे एक्सपीरियंस रखे हुए हैं माइंड में, हमने पहले के जो एक्सपीरियंस क्रिएट किए हुए हैं माइंड में, हमारे स्कीमा में, तो हमने क्या किया, उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा है हमारा ब्रेन, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे ब्रेन ने पहले वाले एक्सपीरियंस से कनेक्शन बनाने की कोशिश की, देन उसके बाद क्या हुआ, जो हमने अनुमान लगाने के बाद में जब हमने अपने माइंड में मतलब एक व्यवस्था बना ली, जो समस्या नई आई थी और जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस थे उनमें हमने तालमेल बैठा लिया, तब हम उसका यूज करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे अपना, मतलब रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी तो करेंगे। जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है हमने उसको देखा, पहचाना, उसके बाद हमने अनुमान लगाया, इन्फरिंग की, उसके बाद हमने तालमेल बैठाया, जो हमारे पास पहले एक्सपीरियंस थे और जो हमारे पास समस्या आई है उसमें तालमेल बैठाया, और बाद में हमने एप्लीकेशन किया, यानी हमने उसका यूज अपनी रियल लाइफ में किया, कहीं पे यूज कर दिया उसे। उसके बाद क्या हुआ, जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं यानी हम उसको उपयोग कर रहे हैं, कहीं पे वास्तविक तरीके से हम मतलब यूज कर रहे हैं कहीं पे अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, तो क्या हो रहा है, हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी अनुक्रिया दे रहे हैं, यानी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई थी हमने यहाँ पे क्या किया, उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। कुल मिला के हमारा जो ब्रेन है वो किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम यानी जो समस्या के समाधान है वो खोज लेता है। इसी तरीके से क्या है, हमारी मतलब कॉग्निशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसपे इन्होंने कहा कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, और यही सारे फैक्टर हैं। सबसे पहले हम इनकोड करते हैं, फिर इन्फरिंग करते हैं, फिर मैपिंग करेंगे, फिर एप्लीकेशन करेंगे, यानी हम यूज करेंगे जो हमारे सामने हमने जो भी प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम का जो हमने सोल्यूशन निकाला है उसको हम क्या करेंगे, यूज भी तो करेंगे अपनी लाइफ में, और जब हम यूज कर लेंगे तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, यानी हमने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई हो। मनुष्य है उसके जो समझने की या सीखने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या करता है, वो अलग अलग सिद्धांत दिए, मतलब इन्होंने कहा कि मनुष्य का जो सोचना है, जो बुद्धि है, वो भी कई तरीके की होती है, तो उसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। जिस बेसिस पे इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में 2 तरीके की भी बुद्धि एक साथ हो सकती है और अलग अलग भी बुद्धि हो सकती है, तो इन्होंने 3 टाइप की बुद्धि बताई है। सबसे पहले इन्होंने बात की है एनालिटिकल, दूसरी इन्होंने बताई है क्रिएटिव, तीसरी इन्होंने बताई है प्रैक्टिकल। तो इन्होंने भी जो गार्डनर थे उनसे भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित रहे थे, गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उससे भी ये बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, तो उस बेसिस पे भी इन्होंने कई सारे काम किए, उसमें कई सारे इन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया, कई सारी रिसर्चेस की, तो उसके बाद ये किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 तरीके की बुद्धि बताई, और इन्होंने कहा कि जो है, जो सोचने का तरीका है बच्चे का, मतलब बुद्धि, ये जो बुद्धि के इन्होंने प्रकार बताए हैं, तो इनमें कहा इन्होंने कि बच्चे में या किसी व्यक्ति में ये जो बुद्धि है वो अलग अलग भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति में या एक बच्चे में 2 बुद्धि एक साथ देखी जाए, मतलब एनालिटिकल क्रिएटिव एक में हो सकता है, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एक में हो सकता है किसी बच्चे में दोनों बुद्धि पाई जाए, है ना। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो हम फटाफट से देखते हैं कि एनालिटिकल क्या होती है बुद्धि। तो इसको हम ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, मतलब परंपरागत बुद्धि, या इसको हम कंपोनेंशियल भी कहते हैं। कुल मिलाकर अगर हिंदी में हम कहें तो इसको विश्लेषणात्मक अगर हम कहें एनालिटिकल को, और हम कंपोनेंशियल से देखते हैं तो उसको हम घटकीय सिद्धांत कहते हैं, या घटकीय मॉडल कहते हैं, या घटकीय बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बात की, ये जो एनालिटिकल बुद्धि के जो लोग होते हैं, जिसमें जिन लोगों में या जिन व्यक्तियों में एनालिटिकल यानी कंपोनेंशियल बुद्धि पाई जाती है, वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब किसी एग्जाम को लेकर या IQ के लेवल पे भी क्या होंगे, रिच होंगे, या हम कह सकते हैं एग्जाम्स में भी अच्छा करेंगे। कुल मिला के ये जो एनालिटिकल कंपोनेंशियल जो बुद्धि वाले लोग हैं, इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को, है ना, थिंकिंग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। जैसे हम कोई हमारा एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं, हर एक पक्ष को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, हर एक मतलब बेसिस पे हम देखते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, और एग्जाम में हम अच्छे मार्क्स को गेन करते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस है, इसमें क्या होता है,
है, नंबर से रिलेट करता है, जिसमें ये बुद्धि पाई जाएगी वो हर फील्ड में जहां पे एजुकेशनल से रिलेटेड होगी, जहां पे नंबर्स की बात होगी, वो बहुत अच्छा करेगा, जिसके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी एनालिटिकल या कंपोनेंशियल। ठीक, ये वाले जो घटकीय बुद्धि है पाई जाएगी, वो सब्जेक्ट में भी अच्छा करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, आईक्यू के लेवल पे भी, मतलब उसका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा होगा, उसके बाद एग्जाम में भी वो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएगा और क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएगा, मतलब जो भी उस आलोचना कर पाएगा चीजों की और थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिक लगा पाएगा, जो हमारा एनालिटिकल बुद्धि वाला बच्चा है। अब अगर हम बात करें तो एनालिटिकल के अंदर ही आता है हमारा मेटा घटक आ जाता है, निष्पादन, निष्पादक का मतलब होता है परफॉर्मेंस, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ज्ञान संग्रह का मतलब है एक्विजिशन या एक्वायर, है ना, एक्वायर करना किसी चीज को। तो मेटा घटक में आता है कि हम प्लानिंग कैसे करें। कुल मिला के हमारा जो माइंड है, हमारा जो कॉग्निशन है, जो मेटा घटक है, उसके अंदर होता है कि हम किसी भी काम को कैसे करें। हमारा ब्रेन कहता है, यानी प्लानिंग करना, हम जब किसी चीज को प्लान करते हैं, हमें कोई काम करना है, तो जब हम थिंकिंग कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं और अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रहा है किसी चीज के लिए लेकर, या हमें कहीं जाना है, तो जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो किससे रिलेट करता है, प्लानिंग से। यानी हम किसी चीज को लेकर जब प्लानिंग करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, मेटा घटक के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें निष्पादक की यानी परफॉर्मेंस की, तो इसका मतलब होता है डू इट। हम जो प्लानिंग माइंड में कर रहे थे, जब हमने उसको प्रैक्टिकली फॉर्म दे दिया, जैसे हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये माइंड में चल रहा है, हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, मेटा घटक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब हमने क्या किया, परफॉर्मेंस की, यानी अब हमने वीडियो उठा के देखना शुरू कर दिया या नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उस जो प्लानिंग हमने की है उसको हमने परफॉर्मेंस का रूप दे दिया, निष्पादक का रूप दे दिया, तो वो हमारा निष्पादक घटक के अंतर्गत आएगा। ज्ञान संग्रह का मतलब ये होता है एक्वायर करना, है ना, नॉलेज को जो हम एक्वायर कर रहे हैं उसको माइंड में रखना। कोई नई नॉलेज आएगी उसको भी हम एक्वायर करेंगे और अपने ब्रेन में, अपने कॉन्ग्रेशन में रखेंगे, और क्या करेंगे, ज्ञान संग्रह में जो हमारे पहले वाले एक्सपीरियंस हैं और जो हमारे पास नई नॉलेज या नई इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें हम क्या करेंगे, एक तालमेल बैठाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो कॉग्निशन की प्रोसेस है, जो सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, वो अच्छी और बेहतर चल पाएगी। और ये सारी चीजें हमारी कॉग्निशन में चल रही हैं, हमारे ब्रेन में चल रही हैं अंदर, ठीक है ना। ये ना कैसी हैं, अमूर्त हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि हमारी एनालिटिकल जो हमारा मॉडल है, या हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुभवजन्य इंटेलिजेंस या अनुभवजन्य मॉडल, घटक, सिद्धांत, आप जो भी कह सके। ठीक, अब इसकी बात करें क्रिएटिव की, तो क्रिएटिव में लोगों को लगता है कि किसी चीज को, किसी नई चीज को क्रिएट करना, किसी नई चीज को बना देना। लेकिन अब एक बात बताइए, यहाँ पे नई चीज से का मतलब ये है एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है प्रयोग से नहीं, एक्सपीरियंशियल का मतलब है अनुभव से। हम किसी चीज को, देखिए, अगर किसी चीज नई चीज को क्रिएट करना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने एज इट इज ऐसे ही क्या किया, नई चीज को क्रिएट कर दिया। नहीं, किसी भी नई चीज को क्रिएट करने के लिए आपके पास बहुत सारे अनुभवों का होना जरूरी है। जैसे हम थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें, तो उन्होंने 999 बार क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी अनुभव उन्होंने लिए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक बार कैसे जला, उन्हें 999 बार कमियां पता थी, है ना। तो उन्हें जो कमियां पता है, उसके बेसिस पे हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, वो जो 1000 में ही बार उनका बल्ब जला था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी एक्सपीरियंस हैं, क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस का मतलब होता है हम अनुभवों के आधार पर, जब हम कई बार, ये जो हमारी बुद्धि होती है वो स्पोर्ट्स में, पोएट में, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी हम स्ट्रीम्स देखते हैं, उन सभी में अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक अच्छी कविता लिखना चाहते हैं, तो कोई पोएट बार बार किसी चीज को लिख के देखेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, एक बेहतर और अच्छी कविता लिख के तैयार कर पाएगा। या हम कलाकार की भी बात करें, वो स्कल्पचर उतना अच्छा बना ही नहीं पाएगा, लेकिन वो कई बार अनुभव करेगा तो वो कुछ नया क्रिएट कर पाएगा। तो कुल मिला के हमें क्रिएटिविटी लाने के लिए, सृजनात्मकता लाने के लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, और कई सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक, अब हम बात करें प्रैक्टिकल की, इसको हम कॉन्टेक्चुअल जो थ्योरी है, या हम कह सकते हैं प्रासंगिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रासंगिक सिद्धांत के अंतर्गत हम इस इंटेलिजेंस का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, उनके पास
सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, उनके पास ना कॉमन सेंस बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है उनके पास। वो किसी भी चीज को करने में, हम कह सकते हैं किसी भी काम को करने में, या हम कह सकते हैं लोगों के साथ संबंध बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी जब उनके सामने कोई नई सिचुएशन आएगी, कोई नई समस्या आएगी, तो वो डरते नहीं हैं। जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं, वो डरते नहीं हैं और फेस करते हैं, मतलब फेस एवरीथिंग और एंड राइज। वो जो कोट है ऊपर सूट करता है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज। कुल मिला के वो सारी समस्याओं को क्या करते हैं, फेस करते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिनमें भी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी। जैसे हम डेली लाइफ में कुछ भी हो सकता है, मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये जो हमारे प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल बुद्धि वाले लोग अच्छे से जानते हैं और क्या करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस इनका बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम बात करें एनालिटिकल की बात करें, तो कोई बच्चा है, अगर हम देख रहे हैं क्लासरूम में एक टीचर पढ़ाने आ रहा है, तो उसने अगर कोई समस्या दी, तो क्या हुआ, उन्होंने फटाफट से सोल्यूशन निकाल दिया उन क्वेश्चंस का और फटाफट से अच्छे मार्क्स लेके आ गया। कोई बच्चा तो वो किस में आएगा, एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल थ्योरी में आएगा, यानी टीचर ने कुछ दिया करने के लिए और बच्चे ने फटाफट से करके से रिलेट करते हैं। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो क्रिएटिव की, इसमें क्या होगा, बच्चे के सामने जब टीचर्स ने क्वेश्चन रखे तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने नंबर्स पे ध्यान दिया, बल्कि अपने पास से कुछ नए क्वेश्चन क्रिएट करके उसको अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल की, तो अगर क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए हैं और अचानक से एक बच्चे के चोट लग जाती है या बच्चा गिर पड़ता है, तो क्या हुआ, वो जो बच्चा है वो कुछ नहीं ध्यान देता, या मतलब टीचर आ जाएंगे या क्या कहेंगे, उसने दुपट्टे को उतारा और अपने दुपट्टे का साइड का भाग फाड़ा और फटाफट से उसको पट्टी कर दिया। तो क्या है, वहां पे कैसा लगा, प्रैक्टिकली वर्क किया उसने, तो उसने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, उसने कुछ नहीं देखा, बस उसने क्या किया, मतलब व्यवहार कुशलता का मतलब है यहाँ पे आप कैसे एक तरीके से कह सकते हैं सोसाइटी के साथ गहरे संबंध होंगे, या हम कह सकते हैं उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है। हम घबरा जाते हैं सिचुएशन को देख के, हम कह सकते हैं हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है वो कभी भी घबराते नहीं है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, फटाफट से सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी समझ आई होगी। हालांकि ये लर्निंग स्टाइल थ्योरी के अंदर नहीं आती है, बट ये थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी समझा। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।